हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू लॉ एंड लाइफ। आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड एपीओ की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। इसको अभी हम प्रोविजनल बोलेंगे क्योंकि यूकेपीएससी की साइट पे ये इसी नाम से अपलोड हुई है ना। तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं, जो कि आंसर की में दिया हुआ है और सही नहीं लग रहा है। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए भी साइट ओपन हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहे तो किसी भी क्वेश्चन को वहाँ जाके ऑब्जेक्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए दे आर चार्जिंग ₹50। और आई डोंट थिंक दिस शुड बी डन बाय देम, बट ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले हम लॉ की आंसर की देखेंगे, है ना। उसके बाद हम जीएस का भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आंसर की मैच करने के बाद एक बार आप अपने जो स्कोर बनता है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है, ये जस्ट एक अजम्पशन है। कोई इसको ये बिल्कुल ना माने कि अगर यहाँ पे बताया जा रहा है तो ये 100% कन्फर्मेशन है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, है ना। कट ऑफ फाइनल क्या आती है ये तो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सेट ए है मेरे पास, उससे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड बिकॉज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो ये था, बिकॉज ही इज़ अनेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। तो आप सभी बच्चों ने ये आंसर सही भी है, और आंसर की जो कमीशन की है उसमें भी यही ऑप्शन है। तो आप सभी ने जिसने ए लगाया होगा उसको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. तो ये आपका बनता है एक्सटॉर्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर एक्सटॉर्शन है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी। बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टैब्स डी। तो यहाँ पे डी रिकवर्स फ्रॉम वुंड, लेकिन ए इस चीज़ का किस चीज़ का गिल्टी है, तो ए यहाँ पे अबेटमेंट का गिल्टी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4। मैं यहाँ पे गाइस इंग्लिश में ही करके आपको दिखा रही हूँ। हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे है, बट पूरी स्क्रीन में आएगा तो काफ़ी छोटा हो जा रहा है, ठीक है। और मेरी स्पीड जो पढ़ने की ठीक ठाक है वो इंग्लिश में ही है, इस वजह से यहाँ पे प्रेफरेंस मैं अभी इसी लैंग्वेज को दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज A places men with firearms at the outlets of building and tells Z that they will fire at Z if he attempts to leave the building। ठीक है, इसका राइट आंसर है wrongful कन्फाइनमेंट। देखिए, ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा के दिया गया है। और जब मैंने आपको एमसीक्यूज लगवाए थे तो ये कहा भी था कि इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, आप इतना ध्यान दीजिएगा। तो आप में से जिसने भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का इलस्ट्रेशन पढ़ा होगा उससे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइटिंग वाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो बस ये तो डायरेक्ट सेक्शन है, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन आपका ये आ जाता है 148। फिर 6th है, फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, दैट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ इन द केस ऑफ डिफेमेशन। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 100, 101, 102, 103, ठीक है। इसमें कई सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके बेसिस पे आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये ग्राउंड्स याद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डिफेमेशन कहीं पे भी नहीं दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर होल लाइफ। ये बहुत आसान से क्वेश्चन अभी चल रहे हैं आपके। और नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी वॉज इनैक्टेड टू। देखिए, 498 को जनरली हम डाउरी डेथ बोलते हैं, डाउरी डेथ के केसेस इसमें फाइल होते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कमीशन ने जो आंसर दिया है वो आपका यहाँ पे डी दिया है, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। बट क्योंकि सॉरी, मैंने डाउरी डेथ बोल दिया था, क्योंकि डाउरी डेथ यहाँ पे थोड़ा सा एक लग रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो इस सेक्शन पे हैं, जिसमें वो ये साफ साफ कहते हैं कि 498 को लाया गया था
टू कर्ब द केसेस ऑफ डाउरी डेथ, है ना, ये चीज़ वो कहते हैं। बट क्योंकि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में कहीं पे भी आपको डाउरी डेथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि क्रूएलिटी जो हस्बैंड और उसकी फैमिली करती है, क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो थोड़ा सा डाउट इस क्वेश्चन पे है, क्योंकि कमीशन ने तो आंसर आपको दे दिया है, दैट इज ऑप्शन डी, है ना, 9th का डी। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी भी होना चाहिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा अभी और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे पूछे कि आप इसमें क्या करेक्ट आंसर समझ रहे हो, तो देखो, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे हमें डायरेक्ट जाना होता है, इसलिए इन्होंने क्रूएलिटी टर्म कहीं पे नहीं दिया, और इसी की वजह से इन्होंने आंसर यहाँ पे अपना डी रख दिया था। तो 498A में इट वॉज इनैक्टेड टू बेसिकली कर्ब द क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करें डाउरी डेथ की, तो वो 304B में तो आपका दे ही रखा है उन्होंने, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आंसर यहाँ पे डी होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम बी क्यों नहीं होगा। तो यस, देखो, कभी कभी होता है कि कमीशन इतना ज़्यादा क्लोज आपको ऑप्शन देता है और सही दोनों होते हैं, है ना। अब उसमें फाइनल बात पता है कहाँ पे फंसती है, और माना उसी को जाता है लास्ट में जिस पे कमीशन टिक लगा दे। तो ये एक थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। आप में से कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे तो यस, ये क्वेश्चन ओपन रहेगा, आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC एक्ट डन इन परसुएंस टू जजमेंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो मैंने आई थिंक 10 से 12 बार आपको बताया होगा, जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कि जहाँ पे भी जजमेंट वाली बात आएगी, जैसे हैंगमैन वाला एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो ये मैंने बोला था वहाँ पे सेक्शन 78 बस आँख बंद करके लगा देना। और देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका आया भी। तो आप लोगों में से जिसने भी हमारा वीडियोज़ देखे होंगे, उनका क्वेश्चन ये 100% सही हुआ होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 11, voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offense punishable in IPC। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस, और ये आपको आपके बेयर एक्ट में डायरेक्ट सेक्शन इसमें पूछा गया, नथिंग टेक्निकल। तो इसका राइट आंसर आप लगा देंगे 326B। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12, A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें भी कमीशन ने जो आंसर दिया दैट इज़ डी। अब डी में देखो प्रॉब्लम क्या है जो मुझे पर्सनली लग रही है, वो ये है, देखो इसका आंसर जो मैंने सही समझा है दैट इज़ ए इज़ नॉट गिल्टी एज ही डिड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। ये आपके बेयर एक्ट से भी कॉन्सोनेंस में है, ये आपको MCQs की जो बुक्स हैं उसमें भी मिलेगा। लेकिन जैसे इन्होंने दिया बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन देखते हैं, ए इज़ नॉट गिल्टी एज इट डिड नॉट गिव एनी फॉल्स होप्स। देखो ये ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब ऐसा ये ऑप्शन बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है ना विच इज़ द बेस्ट सूटेड आंसर, है ना। जैसे आप क्रूएलिटी वाले में देखो, जो डाउरी डेथ वाला है, उसमें बेस्ट सूटेड आंसर पे ही डाउट है कि क्रूएलिटी होगा, डाउरी डेथ तो कहीं मेंशन नहीं है, इस वजह से उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन तो इसमें भी हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। बस यही है कि जो ये सी वाला ऑप्शन है, अब ऐसी बात है तो मतलब इट्स नॉट सूटिंग दैट मच, तो क्यों ना बी को क्यों ना कंसिडर करें कि बेस्ट सूटेड ऑप्शन है ना। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे ऑब्जेक्शन जाना चाहिए, और आप में से जो भी करना चाहें वो इस क्वेश्चन को भी ज़रूर नोट डाउन कर लें कि बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी आप अगर ये बोलते हो तो इस तरह तो यार आप कितने भी पॉइंट्स उसमें कवर कर सकते हैं ना। और लास्टली देखिए फिर कमीशन क्या डिसाइड करता है, हमारे मार्क्स उसी हिसाब से फाइनलाइज किए जाएंगे जो कमीशन सही मानेगा, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ये एक्ट देखिए मैंने 2013 और 2018 ये दोनों को मैंने साथ में करके आपको पढ़ाया था। और मैं, जैसे आप सबको पता होगा कि मैं टारगेट फॉर IQ पर भी मैंने इस चीज़ पे क्वेश्चन पढ़ाया है, पूरा चैप्टर लिया है। तो अगर वहाँ पे आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मिल गया होगा, और नहीं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है लॉ एंड लाइफ का, वहाँ पे इसकी PDF भी हमने अपलोड की है, एकदम 2013 अमेंडमेंट की ही, ठीक है। आप में से जिस बच्चे ने भी फॉलो किया होगा ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिला होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ ऑफ एनी अदर हार्म टू एसिडेंट। इतना पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा, क्योंकि वो स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, एसिड अटैक केसेस सबको कवर करता है 2013 का अमेंडमेंट। नाउ 14 इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट द वर्ड्स वेयर फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। तो ये बात करता है आपके एलिबाई की, तो ये है सेक्शन नंबर 11। उसके बाद देखते हैं 15,
15 यस, मैंने यूट्यूब पे एक चैनल पे देखा था या कहाँ देखा था गाइज, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 15 का आंसर उन्होंने बताया था बाय विलेज प्रधान। आई डोंट थिंक, मतलब ये कैसे किसी ने बोल दिया कि बाय विलेज प्रधान कैसे डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। और गाइज अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके बताइएगा। इसका आंसर होगा वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही है, और कमीशन ने भी अपने आंसर की में क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो सी ही दिया है। उसके बाद 16 देखते हैं। इट वॉज हेल्ड इन बापू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बापू वाला केस जो है ये काफ़ी फेमस केस था, और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, और आप इसको याद कर लीजिए कि ये आपका जो है केस वो डाइंग डिक्लेरेशन पे है। कहता है डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वेयर कॉज ऑफ डेथ इज इन क्वेश्चन। ठीक है, तो बापू वाला केस इस पे था। नेक्स्ट हम देखेंगे इन व्हाट क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ में कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो ये बहुत आसान सा है, लीडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं, हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में, है ना। ओके, नाउ 18, ए अबिट्स बी टू कमिट मर्डर ऑफ सी, बी रिफ्यूज टू डू सो। ठीक है, व्हाट विल बी द लीगल पोजिशन, लीगल पोजिशन क्या होगी, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे ए इज़ लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी, सी ने रिफ्यूज़ कर दिया नहीं कर दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे कि आईपीसी का क्वेश्चंस मोर और लेस मतलब इजी ही है सारे, और एविडेंस के भी इजी थे। अगर केस नहीं पता है तो चलो कोई नहीं, बाकी क्वेश्चंस तो इजी ही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन स्टॉपल, तो आप एकदम से अभी अगर नहीं पता हो पहले तो अभी याद कर लो कि शरद चंद्र डे का जो केस था वो स्टॉपल पे लीडिंग केस है ना, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव। तो आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो कंटेंट है वो 65B में प्रूव किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने सेक्शन हैं वो आप एक साथ करके देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। विच यस, व्हेन एन इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू स्पीक देन ही कैन मेक डिक्टाइन डिक्लेरेशन बाय साइंस। ये किस क्वेश्चन में कहा गया, किस केस में कहा गया था, तो इट वॉज क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट इज एडमिसिबल। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा सेक्शन 45 में। अगर आप पूछे कि सेक्शन 45 में कैसे, तो देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, तो डीएनए वहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट was challenged on the basis of violation of 20 सब क्लॉज 3। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, काठी कालू अवघड़े के केस में ये चीज़ हुई थी। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फोटोग्राफ ऑफ बिल्डिंग, तो ये प्राइमरी एविडेंस है। इन विच इन द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये केस भी काफ़ी लीडिंग है और ये हम सबको पता होना चाहिए कि ये कन्फेशन पे ये केस है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 65। नेक्स्ट इज, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, 7, 8। तो ये सारी चीज़ें आरम मलकानी के अंदर की हैं। अगेन ये लीडिंग केस है तो ये हम सबको पता होना ही चाहिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्ट सेक्शन है, तो 74। 30 क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इज प्रिज्यूम्ड, तो ये 30 का राइट आंसर आपका 85A है। प्रिजम्पशन कहाँ पे दी गई है, अब इस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड बात आपकी डायरेक्टली कहाँ पे 85A। देन 31, ए इज चार्ज विथ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इन रेलवे, ये देखो ये 102, 103, 104 ये प्रिजम्पशन बर्डन ऑफ प्रूफ वाली सारे के सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बहुत टफ नहीं है, इसलिए उसको आप तैयार करके रखे हो। तो इसमें से ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जो अक्यूज्ड है यानी जिसने टिकट खरीदा था उसी के ऊपर ये बर्डन जाएगा कि वो प्रूव करे कि उसके पास टिकट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स पास जजमेंट इन केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी, तो अगर जैसे आप लोगों में से किसी बच्चे को मान लीजिए नहीं भी पता हो, ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते थे तो भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर है ना, काफ़ी पुराना केस है, तो उसमें प्रिवी काउंसिल्स हुआ करती थी। मतलब अगर एक तुक्का लगाने वाली बात करें तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ही करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट फाइंड मेंशन एज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडली फीलिंग, तो सेक्शन 14 में इन सारी चीज़ों की बात है लेकिन मोटिव की बात वहाँ पे नहीं है। 34,
विच अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू अबिटमेंट ऑफ सुसाइड। तो अबिटमेंट ऑफ सुसाइड की बात आपकी होती है 113A में, ठीक है, और 113B आपका डाउरी से रिलेटेड बात करता है। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे ये सारे काइंड ऑफ एविडेंस है, बट रीड एविडेंस क्या होता है इसके बारे में तो मतलब नहीं पता है, कुछ नया अपनी तरफ से शब्द लगा के इन्होंने दे दिया। तो रीड एविडेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कमीशन ने भी यही राइट आंसर दिया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग टू रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, तो ये आपका 159 हो जाएगा। जिन बच्चों का ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, अगर जैसे नहीं याद है रिफ्रेशिंग मेमोरी किस सेक्शन में है या क्या, तो आप समझ लो कि अभी आपको बैराक में डायरेक्ट सेक्शंस भी याद करने की ज़रूरत है, आपका अभी ये वीक पॉइंट है एक, है ना। उसके बाद देखते हैं 37, विच एविडेंस हैज़ मोर वैल्यू इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपकी स्कूल सर्टिफिकेट होती है ना, उसका ज़्यादा यहाँ पे एविडेंस रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स। तो ये भी बहुत डायरेक्ट सेक्शन है, थोड़ा सा भी अगर आप एविडेंस एक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेक्शन 23 जो है वो सिविल मैटर से डील करता है, ना कि क्रिमिनल मैटर से। Now next is question number 39. Under which section of the CRPC the term public prosecutor has been defined? तो देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए था, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाना चाहिए था, तो ये क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2U में दिया था। नाउ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन एविडेंस एक्ट विच कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल। कौन सा कन्फेशन इज एडमिसिबल नहीं होगा, तो ये हम सबको पता है कि पुलिस की कस्टडी में अगर आप कन्फेस करते हैं तो कितना भी स्वेच्छा से हो, कितना भी अच्छा कन्फेशन हो, है ना, मतलब कि भले ही पुलिस ने आपको ना प्रेशर डाला है कुछ भी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, Section 43 of CRPC provides that any private person may arrest any person जो उनकी प्रेजेंस में क्या करता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये तो बहुत डायरेक्ट था, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोहिबिट द मेल पर्सनस फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ फीमेल। तो ये आपका प्रोवाइजो 46(1), ये थोड़ा सा थोड़ा सा घुस के इन्होंने पूछा था सेक्शन के अंदर में। तो ये चीज़ अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सेक्शन, यानी उसका एक एक सब सेक्शन और प्रोवाइजो सारा, तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा, या तो आपने MCQs अगर काफ़ी अच्छे नंबर में सॉल्व किए होंगे तो भी ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नाउ 43, Which section of the CRPC provides that right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation? तो ये 41D इसकी बात करता है। नेक्स्ट, how long a warrant of arrest shall remain in force? वारंट ऑफ अरेस्ट कब तक फोर्स में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या उसको जब तक कोर्ट कैंसिल ना कर दे तब तक वो फोर्स में रहता है। 45, which section of CRPC provides that in every inquiry or trial the proceeding shall be continued from day to day until the witness in attendance have been examined? तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था, राइट आंसर इज 309। उसके बाद देखेंगे अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड चार्ज। जब भी ऑल्टरेशन और एडिशन की होगी तो आपको कौन सा सेक्शन याद आना चाहिए, 216, है ना। चार्जेस के सारे चार्ज जो आपका चैप्टर है उसके सारे ही सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर अंदर का नहीं पता फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग हो गई और भी मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं CRPC में मेंस का क्वेश्चन में आपके 2-4 से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो वो तो मतलब आपको कंसेप्चुअली क्लियर भी होना चाहिए और मार्जिनल नोट वगैरह भी याद रहनी चाहिए। फिर भी मान लो नहीं याद है तो भी अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतना तो करके जाना ही है, 211 212 यानी मार्जिनल नोट्स में और क्या दिया है सेक्शन में, बस इतना भर पता रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोवाइड्स दैट एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग समन एनी पर्सन एज अ विटनेस। तो यहाँ पे विटनेस को समन किया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट बात करता है 311 की। आपको 311 जब भी पढ़ना है उसके साथ साथ 313 भी पढ़िए, ये दोनों आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 48 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यानी जो गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 216 अभी हमने देख चुका, 216 यहाँ पे रिकॉल ऑफ विटनेस लिखा है जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स। तो यहाँ पे एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर
अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ 51 कस्टडी एंड अरेस्ट, तो दे आर डिफरेंट इन प्रोसीजर, ये उसका राइट आंसर होगा। कमीशन के थ्रू यही राइट आंसर दिया है। ये एक मतलब ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके बेयर एक्ट वगैरह में दिया हो, ये आपकी अपनी सूझबूझ से ये आपको लगाना था, आपकी अपनी कितनी समझ है वो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 ये कहता है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC लॉ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोवाइडेड, तो इसका राइट आंसर आपका 66 हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट पर समन्स की सर्विस 66 में दी है। द कोर्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर ऑफ अ कोर्ट ऑफ, तो ये JMFC जो होते हैं उनके बराबर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी पावर होती है, तो आंसर यहाँ पे आपका बी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एन ऑफेंस में बी ट्राइड समैरिली इफ नॉट पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, तो ये हम सबको पता है कि 2 years का टाइम लिमिट यहाँ पे होता है समरी ट्रायल में। नाउ 55 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, ये देखिए मैंने कई बार आपको बताया था, अगर आपने हमारे MCQs की वीडियोस देखी होंगी तो इसमें से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल गए होंगे। नाउ 56 हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड, यस, तो इसका आंसर है 357A B, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन अंडर द CRPC, तो कौन एम्पावर्ड है, तो इसका आंसर है आपका कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, है ना, रिवीजन की पावर उनके पास होती है। नेक्स्ट इज 439 ऑफ CRPC, एकदम डायरेक्ट सेक्शन की बात कर रहा है। 439 किस चीज़ की बात करता है, तो ये स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, है ना, ये बेल का एक सेक्शन है। अगर बेल की आपको रेंज पता होगी तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोवाइड्स व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक, है ना। तो ये देखिए कीवर्ड यहाँ पे हैंग्ड बाय नेक है और ये आपको याद रखना था 354 के सब क्लॉज 5 में है। गाइज आपको अगर विश्वास ना हो तो आप एक बार जाके जो मैंने MCQs कराए थे ना, क्रिमिनल लॉ MCQs का एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे लॉ एंड लाइफ पे, आप उसमें देखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाया है। मतलब ये काफ़ी अच्छा रहा कि हमने बहुत कम समय था हमारे पास जब हमने MCQs करवाना शुरू किया था, और जैसे क्वेश्चन नंबर वो 78 वाला हो गया IPC, ये वाला, ये सोचिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से एकदम से फंसा है। और पुलिस एक्ट में गाइस सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो केस वाला था, क्योंकि वो हमने अपनी PDF में कहीं पे इंक्लूड नहीं किया। अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके पुलिस एक्ट के जो आपको हमने पढ़ाया चैनल पे और जो PDF पूरी फ्री में अवेलेबल करवाई थी, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ गए। अभी हम आपको उसका भी दिखाते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपॉलॉजी इज प्रेस्क्राइब्ड इन CRPC, जो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 348, है ना। 348 में जो ऑफेंडर को डिस्चार्ज करने की बात की गई है, अगर वो अपने अपॉलॉजी यानी माफ़ी को सबमिट कर देता है कोर्ट के पास, तो 348 इस चीज़ की बात करता है कि यस नाउ उनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। याद रखिएगा डिस्चार्ज किया जाता है, एक्विटल जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील विद अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर 446, तो ये जो क्वेश्चन था अगर आपने थोड़ी सी ढंग से स्टडी की होगी तो आपको बन जाएगा 449 था, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, बट ये कि थोड़ा सा पेरिफेरल सेक्शन है ये 449, तो बच्चे जनरली छोड़ देते हैं। और मान लीजिए एक आध क्वेश्चन गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, इतना मतलब ये इस क्वेश्चन पेपर ने लॉ के पार्ट में आपको इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे कि फिर भी अच्छा स्कोर हो जाए अगर एक आध क्वेश्चन नहीं हारा है तो भी। 61 कहता है द प्रोविजंस ऑफ जनरल कंट्रोल विद रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसमें देखिए आंसर की आपका बताता है सेक्शन 15, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में जाएगा, क्योंकि जब आप सेक्शन 12 देखेंगे, स्पेशली 12 का B, है ना, तब आपको लगेगा कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि जनरल कंट्रोल विद रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, इनकी डायरेक्ट बात आपकी की गई है सेक्शन 12B में। आप एक बार ज़रूर से ओपन करके देखिएगा और सेक्शन 15 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें सेक्शन 12 करेक्ट आंसर होना चाहिए। 15 इन्होंने दिया है आंसर की है, अब देखिए ऑब्जेक्शन में ये जाता है कि नहीं जाता है। आई थिंक इसे भी ज़रूर एक बार जाना चाहिए, क्लैरिफिकेशन आना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन एंड कॉजिंग ग्रीवस हर्ट टू अनदर ओकेजन बाय अप्लाइंग सेक्शन 218, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ए होगा, क्योंकि इनको हम सेपरेटली चार्ज करेंगे, सेपरेटली ट्राई करेंगे फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड ग्रीवस हर्ट।
उसके बाद 63 देखते हैं। इफ़ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC, अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था वो वॉइड हो जाएगा। या आप अगर उसको पढ़ लोगे सेक्शन 106 है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। 64 उत्तराखंड पुलिस एक्ट अब स्टार्ट हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इतना मेहनत जो हमने आपके साथ किया, टाइम ज़रूर कम था, लेकिन जिन बच्चों ने भी PDF और वीडियोस की हेल्प लिए होंगे, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ। और आप लोग के मैसेजेस भी मिले कि आपको PDF और वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली। इससे क्वेश्चन तो ज़रूर मतलब एकदम फंसे ही फंसे हैं, और कहाँ से आते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस एक्ट में हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू क्रिएट स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट। देखिए मैंने आपको एकदम साफ साफ याद करवा दिया था, SCIU बार बार बोला था कि ये याद करके रखना कि SCIU कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें है ना कितनी सारी जो जो चीज़ें हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका स्टेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट था आपका 65, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन प्रोसिक्यूशन विटनेस रजिस्टर। जो इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ 66 में देखिए, अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पुलिस एक्ट व्हाट इज द मिनिमम रैंक ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होते हैं वो मिनिमम रैंक होती है, जिसका राइट आंसर डी है। 67, द ओवरऑल कंट्रोल डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ उत्तराखंड, ये किस में लाई करती है, तो DGP में लाई करती है। डायरेक्ट आपका देख के रखा हुआ था ये। उसके बाद देखिए 68 क्या है, अंडर द UK पुलिस एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर ऑफ डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। गाइज ये मैंने आपको कितनी बार बताया था, आई थिंक सेक्शन 42 था ये, कितनी बार बताया था कि अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका आ सकता है। तो इसका जो 68 का राइट आंसर था वो SP हो जाएंगे आपके। फिर 69, व्हाट विल बी द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द CRPC इफ़ अ जज डाइज आफ्टर राइटिंग। तो इसमें जो आंसर की में राइट आंसर है वो है जजमेंट विल बी कंसिडर्ड मेरली एज एन ओपिनियन। ठीक है, तो ये आंसर तो ठीक है, इसमें मतलब ये आपको बुक में मिल जाएगा, बेयर एक्ट में भी मिल जाएगा, तो इस वजह से डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है। फिर भी कुछ बच्चों को इसमें डाउट था, आप एक बार ज़रूर से CRPC भी गो थ्रू होइए, आपको मिलेगा वहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच चैप्टर ऑफ द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। तो चैप्टर्स तो देखिए मतलब ये तो कहने की बात ही नहीं है कि एक्ट अगर इतना छोटा सा है तो आप चैप्टर्स को तो कम से कम 1 2 3 4 5 चैप्टर्स को तो आप अच्छे से करके रखना ही रखना। और कुछ नहीं तो देखिए एक क्वेश्चन आपको मिल गया उस पर, तो इसका करेक्ट आंसर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स का, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता ये सॉरी चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 4 नहीं 3 था। नाउ 71, उत्तराखंड पुलिस एक्ट में पुलिस ऑफिसर इज कंसिडर्ड ऑन ड्यूटी। देखो मैं इसको बहुत बार आपको बताई थी, सेक्शन नंबर 42 में ये चीज़ दी हुई थी, तो मैंने बोला था इसको ऐसे याद रखना 24 करके। ठीक है, तो 24/7 यानी कि हमेशा ड्यूटी पे रहता है। तो कुछ बच्चे अगर इसमें 24 आवर्स लगा के आए तो बच्चा वो समझाने के लिए बोला था 24 आवर्स, ताकि आपको याद रहे। बुक में बैराक में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है दैट इज़ ऑलवेज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑलवेज, है ना। नाउ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन, तो यहाँ पे वो रीड कर सकता है पुलिस डायरी, कंसल्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, और इंस्पेक्ट भी कर सकता है पुलिस रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अंदर उत्तराखंड पुलिस एक्ट में वॉज इनैक्टेड इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। यस, ये बात तो है कि इस केस के बारे में आपको वीडियो में भी नहीं बताया गया, और PDF में भी इस केस के बारे में नहीं मेंशन था, क्योंकि देखिए UK पुलिस एक्ट ये एक मतलब लोकल एक्ट है, और इसमें मतलब सेक्शंस कवर कर लेना अपने आप में यही काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि केसेस तो अब या इसमें वो बच्चे नो डाउट आगे रहे होंगे जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, नेचुरल सी बात है। तो बस ये केस वाली चीज़ रह गई थी, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी थी। 74 में देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ये भी आपको बहुत बार बताया गया कि कम से कम 2 पुलिस स्टेशन होने चाहिए एक सर्कल में बस। उसके बाद 75 है, वेयर अ पर्सन इंटेंड्स टू ऑर्गेनाइज अ प्रोसेशन ऑन एनी रोड और कन्वेन, ये सारी चीज़ें जो थी, इसका 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर गाइस है ऑल ऑफ दीज। मैं इसको एक बार ज़रा क्रॉस चेक कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होगा। आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, तो आंसर की के हिसाब से 75 का डी यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ 23/2 में देखिए ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको, अगर आपने 23 को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आपका सही हुआ होगा, वरना आप कन्फ्यूज़ हो गए होगे, ये चीज़ आपकी हुई होगी। ठीक है, तो 23/2 में तो सिर्फ ये रेप्रीमांड और सेंश्योर की बात करते थे।
उसके अलावा जो एक पनिशमेंट देने की बात थी, तो ये सारी की सारी पनिशमेंट्स दे सकता था जो सुपीरियर ऑफिसर है अपने जूनियर ऑफिसर्स को, लेकिन 23(2) में सिर्फ और सिर्फ रेप्रीमांड सेंश्योर की बात थी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात था। सॉरी, 23(3) है ना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता अगर आप थोड़ा सा ध्यान दियो। और जिन बच्चों का सही हुआ है तो भाई उनके लिए वेरी गुड, इसका मतलब आपने काफ़ी ध्यान से पढ़ा और यही अपेक्षित रहता है आप लोगों से। फिर 77 हम देखते हैं। 77 है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बिफोर हुम, एक मिनट, यस, बिफोर हुम द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफेंस इज गिवन। ये इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जब ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो बिना कोर्ट के ऑर्डर के, है ना, संज्ञेय अपराध में कोर्ट के ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोविजन टू इस्टैब्लिश उत्तराखंड पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी फॉर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये आपका 2018 अमेंडमेंट से आया था। ये तो गाइज मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था जितनी बार पढ़ा रही थी, 2018 में मेजर अमेंडमेंट हुआ था। और 79 अब देखते हैं, द उत्तराखंड पुलिस एक्ट, हु इज़ एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स फॉर विटनेस। तो रूल्स एक्सेट्रा मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ये भी मैंने बताई थी कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें अपना रोल प्ले करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, विच प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट आपका सेक्शन 80 है। 81 में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट, तो ये 8 तरह की हर्ट है जो आपकी दी गई हैं, ग्रीवस हर्ट यानी कि 320 में। फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 92, सेक्शन 92 का ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कमिट एन ऑफेंस, ही ओनली एड्स, तो ये सारी चीज़ें अबेटमेंट की बात करती हैं। सारे क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, ये आप सबके गलत नहीं हुए होंगे, इतनी मेरी उम्मीद है आप सभी से। नाउ 84 ए, पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड, ठीक है। तो ये सारा, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका 330, ये भी कोई कठिन नहीं था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद 85 देखिए, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग, ये सारी चीज़, तो ये अटेम्प्ट में आपका आ जाएगा यानी 511, ठीक है। ये सब क्या है, ये इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन तो हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इलस्ट्रेशन वाले जो सवाल हैं वो डायरेक्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज 87, वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, ये भी मैंने आपको, आप एमसीक्यूज वाला जो लास्ट की 2-3 वीडियोस हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका आ रखा था। तो ये राइट की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे वायलेंस और अनलॉफुल असेंबली, है ना, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। एफरे और राइट का डिफरेंस भी हमने आपको बहुत अच्छे से वहाँ समझा दिया था। तो गाइज इस तरह के एमसीक्यूज वाली जो वीडियोस अपलोड हुआ करती है ना, उसको ज़रूर से देख लिया करिए। आप 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप दिमाग में आपके बैठ जाएंगे, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट में देखिए यही मैटर करता है ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है और एक आध ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 88 308, तो इसमें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो बहुत डायरेक्ट सेक्शन था, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, है ना। मैंने शायद यूट्यूब पे देखा कि इसको किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर बताया, बट ये तो बेरट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ 89 क्या बात करता है, 89 कहता है एज ऑफ माइनर फॉर ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, तो अगर मेल है तो 16 साल और फीमेल है तो 18 साल, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच केस द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन कुड इवन बी एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। इसमें भी कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है, कृपाल सिंह ऋषिदेव पांडे और महबूब शाह को लेके। तो कमीशन का जो करेक्ट आंसर है वो महबूब शाह है और मुझे भी लगता है महबूब शाह इसका राइट आंसर होगा। फिर भी अगर आपको लगता है ऋषिदेव सिंह है तो ये क्वेश्चन भी देखिए ऑब्जेक्शन में बिल्कुल जा सकता है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऋषिदेव सिंह अगर आपको लगता है कि है आंसर तो क्या कारण है, ठीक है। नाउ 91, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी कमिटिंग थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, तो ये भी डायरेक्ट सेक्शन था 380, ये भी हमने आपको बताया था। नाउ 92, फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 376E, तो पनिशमेंट यहाँ पे इन्होंने पूछा पनिशमेंट की क्या दी जाएगी, तो दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। 93 का राइट आंसर आपका बहुत आसान है, चीटिंग का इन्होंने साफ साफ दे रखा है, डैमेज टू बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। फिर है आपका फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सन्स, तो आप सबको पता है 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के लिए। उसके बाद आता है आपका रॉबरी इज डेकॉइटी इफ़ कमिटेड कॉन्जॉइंटली बाई, तो इसका भी, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर एक साथ मिल के रॉबरी करते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, डेकॉइटी मान लेते हैं, तो राइट आंसर बी है। 96, व्हेन द इंजरी इज इंटेंशनल एंड सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ठीक है, 96 का देख लो, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मर्डर है। 97 देखिए, ए हैज़ सफिशिएंट फूड बट ही डज नॉट गिव some of it to another person who is hungry and because of hunger that another person dies,
तो देखो कमीशन ने शायद मुझे एग्जैक्टली यस, कमीशन ने इसका आंसर गाइस इसमें आंसर तो आपका ए होगा, नो ऑफेंस, ठीक है। पर कमीशन ने इसमें कुछ और ऑप्शन दिया है, क्या दिया है वो मुझे बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी वो है नहीं राइट आंसर वाली जो मैंने PDF खोली थी। तो इसका राइट आंसर लेकिन नो ऑफेंस होगा। इसमें उन्होंने शायद ये अटेम्प्ट टू मर्डर या कुछ ऐसा दिया है, नेग्लिजेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होना चाहिए। फिर भी आप लोगों में से किसी को लगता है कि दूसरा कोई ऑप्शन होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार करके बताइए। हमें एक दूसरे को के डाउट्स को क्लियर करते चलना है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहना है, और इसी तरह साथ में पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते इस एग्ज़ाम निकल जाएगा। नाउ सेक्शन 98 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर IPC। तो ये तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, ये 29A है। फिर 99 देखिए क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शंस ऑफ IPC डील्स विद वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन भी आपकी जो लास्ट की MCQs वाली सीरीज थी उसमें मैंने बहुत डायरेक्टली कराया था, इस मतलब ये क्वेश्चन आया ही था, तो 154 इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये आपसे पूछने डिसऑनेस्ट में सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है, तो ये तो बहुत आसान है कि 403 में है, और 405 में क्या है आपका, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो ये आपके लॉ के जो MCQs थे उनका करेक्ट आंसर्स थे। कमीशन ने जो आंसर की जारी की है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताया गया है। इसमें से जो क्वेश्चंस मुझे भी ठीक नहीं लगे वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे सकती थी उसकी भी कोशिश की गई है टाइम को ध्यान में रखते हुए। और जो जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं, ऑब्जेक्शन करने के लिए साइट ओपन हो गई है, तो आप जाइए क्वेश्चन ज़रूर एक बार ऑब्जेक्शन करिए। हाँ ये चीज़ है कि वो 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने के, तो ये तो देखिए इसमें कहने में बिल्कुल भी कोई किसी का डर भी नहीं है। और भाई आप गलत है यार, बच्चों से हाउ कैन यू चार्ज ₹50, और इवन ₹1 भी आप कैसे चार्ज करोगे बच्चों से ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए। और आप सभी ने देखा होगा कि एग्ज़ाम होने से पहले ही सभी बच्चों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लीक हो गया, और व्हाट्सएप पे कैसे मैसेजेस आए कि आप क्वेश्चन पेपर ख़रीद लीजिए, हमसे ले लीजिए, फेक मैसेज, कोई पाकिस्तान का नंबर था तो कोई कहाँ का था। तो ये सारा काफ़ी एक डाउट क्रिएट करता है कमीशन के ऊपर। तो आप अगर चाहें तो आप ट्वीट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई उत्तराखंड का बच्चा है तो आपको तो ज़रूर करना चाहिए। और ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन जो है उसमें अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्ट करेगा तो आप मेरे को, अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारा पब्लिक पेज है, या फिर आप पर्सनल मैसेज भी करके बता सकते हैं कि येस आई हैव ऑब्जेक्टेड, या कोई और भी आपकी बात हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो यू कैन शेयर इट इन द टेलीग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आती हूँ GK वाला, आप बने रहिए, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा जनरल स्टडीज़ पेपर। और गाइस जनरल स्टडीज़ वाला तो डायरेक्टली आपकी जो कमीशन थी उसके हिसाब से ही रहेगा, और उसमें भी जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है उस पर भी आप ज़रूर ऑब्जेक्शन करिएगा। और चलिए आप मिला के अपना जो भी मार्क्स है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे कि एक अंदाज़ा लगाएंगे। यस मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप क्या फिर भी मान के चल सकते हो। देखिए लॉ का पेपर इजी था, है ना, लॉ का पेपर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा ही करके आए होंगे। जो GS का पेपर था जाहिर सी बात है अप एंड डाउन उसी के मार्क्स से होना है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी लॉ में अगर आपके 85 प्लस हैं, है ना, 85 प्लस मार्क्स अगर हैं तो आप बहुत ही अच्छे जोन में हैं। अनलेस कि GS में ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 नंबर आ जाएं, है ना, GS में भी कम से कम 40 से 45 50 नंबर तो GS में होने ही होने चाहिए। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि अगर आपका स्कोर 115 प्लस है तो यू कैन से दैट हाँ हम सेफ जोन में हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। कैटेगरी वाइज देखिए गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी मतलब बाइफरकेट नहीं किया, तो मैं अपने मन से आपको ऐसे क्या ही बताऊँ। बस आप ये समझ लो अगर जनरल कैटेगरी का 115 से ऊपर है ना, वो अगर सेफर जोन में है तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि फिर आप सेफर जोन में हो कि नहीं, ये अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। और देखिए ये सिर्फ हमारा अनुमान है, क्योंकि लॉ का पेपर आसान था, इसमें बच्चों ने 85 प्लस मार्क्स आसानी से गेन किए होंगे, 90 मार्क्स तक गेन किए होंगे। और लॉ में हम लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए 80 क्वेश्चन इसमें, तो चलिए 40 क्वेश्चन उसमें हो गया, है ना, तो ठीक है आपका 120 तक, इस तरह से लेके चल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 115 प्लस अगर आप हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, ठीक है। मैं GS का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आती हूँ। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।